हेलो बच्चों, एग्जाम नज़दीक है और जैसा कि मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कराता रहूँगा। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नेम रिएक्शन, है ना। तो क्लास 12 के जितने भी नेम रिएक्शन है वो हम आज की क्लास में एक छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबका मतलब आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि कौन से रिएक्शन में क्या हो रहा है और साथ में आपको रिएक्शन को भी कंप्लीट करना आना चाहिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है? सैंडमेयर रिएक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग एरोमेटिक हैलाइड्स बना सकते हैं। एरोमेटिक हैलाइड्स मतलब अराइल हैलाइड्स बना सकते हैं और इसके लिए हमें चाहिए होगा डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट अगर नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा। फ्रेशली प्रिपेयर डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एरोमेटिक एमीन, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। जैसे कि एनिलीन चाहिए तो एनिलीन का डाइआयोडाइजेशन कर लेते हैं NaNO2HCl डाल करके 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और हम बना लेते हैं एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्यूप्रस हैलाइड यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द कॉरेस्पॉन्डिंग हैलो एसिड, ताकि वो जो डाइएजो ग्रुप है ना, वो एजो ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन गैस की तरफ बाहर निकल आए और हमें हैलोअरीन्स मिल जाए। यही चीज़ आपको स्टेटमेंट पे लिखी हुई है कि द सैंडमेयर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू सिंथेसाइज अराइल हैलाइड्स फ्रॉम अराइल डाइजोनियम सॉल्ट्स। सो दिस इज अ मेथड फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन aromatic amino group by preparing a diazonium salt that is followed by the displacement and copper salt often catalyze the reaction। आप देखेंगे ध्यान से, करना क्या है कि अपने पास कोई ना कोई मान लीजिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना। मान लीजिए हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना, BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर हमें क्यूप्रस सॉल्ट डालना है। मैंने CuCl डाल दिया, क्यूप्रस क्लोराइड अलॉन्ग विथ HCl डाल दिया, या मैंने इसके अंदर CuBr डाल दिया, CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड अलॉन्ग विथ HBr डाल दिया, या हमने इसके अंदर CuCN डाल दिया अलॉन्ग विथ KCN। तो होगा क्या कि दिस विल रिजल्ट इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस एज अ ग्रुप, है ना। सो दिस ग्रुप विल लीव आउट एज अ नाइट्रोजन गैस और हमें हैलोअरीन्स मिल जाएगा। तो इस वाले में क्या मिलेगा हमें? सर इस वाले में मिलेगा क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन गैस बाहर आ गया है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखते हो तो मार्क्स नहीं करते हैं। इस वाले में हमें ब्रोमोबेंजीन, बाई प्रोडक्ट इसका नाइट्रोजन गैस बाहर, और लास्ट वाले में मिलेगा बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन पर साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, है ना। वो जो आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा होता है ना कि हैलो एल्केन्स के अंदर KCN डालेंगे तो नाइट्राइल मिलता है, पर वो चीज़ डायरेक्टली यहाँ नहीं किया जा सकता। अगर कभी बेंजीन पर नाइट्राइल लाना है, यही तरीका होता है कि आप पहले उसको डाइजोनियम में कन्वर्ट कर लो, फिर CuCN KCN डाल दो। तो इस तरीके से ये सभी के सभी रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट वाले टॉपिक को देखते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है? इन द फिंकलस्टीन रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड इजीली बाय द रिएक्शन ऑफ द अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर? सोडियम मेटल नहीं लेते हैं बच्चों, इसमें सोडियम आयोडाइड लेते हैं। तो देयर इज करेक्शन, सोडियम आयोडाइड होता है, सोडियम मेटल नहीं यूज़ होता है। कीप इन माइंड, आप क्या यूज़ करते हो इसके अंदर? Na यूज़ करते हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है? एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग क्लोरो या ब्रोमो एल्कीन को हम आयोडो एल्कीन में कन्वर्ट करते हैं बाई ट्रीटिंग इट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो रिएक्शन कैसे लिखना चाहिए था? मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ही लेके चलेंगे, ये है इथाइल क्लोराइड है, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है? Na डाल दिया है, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के साथ, ड्राई एसीटोन के साथ। तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? ये क्लोरो ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आयोडो से और आपको मिल जाएगा CH3CH2I अलॉन्ग विथ NaCl, ठीक है ना। यहाँ आप करेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना, विथ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है? गैटरमैन रिएक्शन। ओके, गैटरमैन रिएक्शन वैसे तो एमीन चैप्टर में भी है और अगर देखें तो हैलो एरीन्स में भी हम इसको पढ़ सकते थे, क्योंकि इसमें हम लोग क्या बना सकते हैं? अराइल हैलाइड बना सकते हैं। गैटरमैन रिएक्शन में हम करते क्या हैं? गैटरमैन रिएक्शन में एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं और इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में आपको कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हैलो एसिड लेना है। लाइक आपने CuHCl ले लिया या CuHBr ले लिया। तो ये रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टू सैंडमेयर रिएक्शन है। आप कह सकते हो इन्होंने कॉपी किया था सैंडमेयर को। तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन और यहाँ मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, ठीक है। बाई प्रोडक्ट CuCl CuBr बन जाएगा। तो गैटरमैन रिएक्शन क्या है? क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट विद अ कॉपर पाउडर विद सिमिलर हैलो एसिड्स, है ना। कॉपर पाउडर HCl के साथ, ये कॉपर पाउडर HBr के साथ, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा हैलोअरीन्स। ये रिएक्शन क्या रहता है? गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट है अपना बाल्स-कीमन रिएक्शन। बाल्स-कीमन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से ही बना सकते हैं। 2 स्टेप प्रोसेस है, ज़रा ध्यान से देखोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है, इसको हम लोग HbF4 से ट्रीट कर देंगे। किससे ट्रीट करेंगे? HbF4, जिसका नाम है टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड। अब इस टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड में अगर H पर देखें तो प्लस का चार्ज है, BF4 पर माइनस का चार्ज है। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करेंगे? H प्लस और Cl- को निकाल देंगे और आप बना लेंगे बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या बनाना है? बेंजीन डायाजोनियम, बेंजीन पर N2 प्लस, है ना, और नेगेटिव पार्ट BF4 माइनस को ला करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इट इज़ बेंजीन डाइजोनियम
टेट्राफ्लोरोबोरेट, BF4 माइनस है, टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इसको जब आप हीट कर देते हो, क्या कर देते हो, हीट। सो व्हेन यू हीट दिस अप, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बाहर हो जाता है, तो बाहर क्या क्या निकल गया भैया, N2 गैस, साथ में क्या गया, BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, और बेंजीन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा फ्लोरो ग्रुप का, आपको मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो ये भी हैलो एरीन्स बनाने का ही मेथड है, लेकिन इसमें हम लोग फ्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये था आपका Balskimon reaction. So when benzene diazonium chloride is treated with the tetrafluoroboric acid HBF4, benzene diazonium tetrafluoroborate is formed. ये बना, it is precipitated. Now it is quite stable and is isolated. Now when heated to dryness, इसको isolate कर लिया जाता है, फिर जब heat किया जाता है दोबारा से, it loses boron trifluoride, BF3 बाहर आ जाता है, and nitrogen gas to give फ्लोरोबेंजीन। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को फ्लोरो एल्केन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाय हीटिंग इट विद हैवी मेटल फ्लोराइड्स लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड्स, कोबाल्ट का फ्लोराइड, ये सब यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन से फ्लोरो एल्केन बनाने का एक मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास है ना CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड है। अब इस मिथाइल क्लोराइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं किस चीज़ से, ऊपर लिखे गए रिएजेंट से। जैसे मैंने इसमें सिल्वर फ्लोराइड डाल दिया AgF, या फिर आप क्या डाल सकते थे भाई, मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2, या आप क्या डाल सकते थे इसके अंदर, कोबाल्ट का फ्लोराइड COF2 यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर एंटीमनी फ्लोराइड SbF3 यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी के सभी फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स को जब यूज़ करेंगे तो क्लोरो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किस में सर, क्लोरो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा फ्लोरो में, और एंड वी विल गेट CH3F एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है सर, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग सीक्वेंशियली चलते तो पहले वुड्स पढ़ाना चाहिए था, फिर फिटिग पढ़ाना चाहिए था, फिर वुड्स फिटिग पढ़ाना चाहिए था, ठीक है ना। जैसे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। आइए पहले इसको पढ़ेंगे फिर वहाँ चलेंगे। वुड्स रिएक्शन क्लास 11th में भी है, हायर एल्केन बनाने का मेथड होता है। जब भी आप क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हो तो आपको सिमेट्रिकल एल्केन मिलता है जिसमें टोटल इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होते हैं। सो व्हेन द अल्काइल halides, it can be chloro or bromo halides, ठीक है ना। So when alkyl halides get reacted with the sodium metal with the dry ether, we get symmetrical hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन में वो एल्केन ही होता है with even number of carbon atoms present in the halide. This is known as the Woods reaction. एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल ले करके चले तो बेहतर है। मैं जनरल रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं एक्चुअल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, यू हैव गॉट इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। सपोज 2 मोल से अगर बैलेंस करके लिखना चाह रहे हो तो इसको आपने 2 मोल सोडियम से भी रिएक्ट कर दिया और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो होता क्या है, बेसिकली ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, सोडियम मेटल काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो मॉइस्चर भी मिल गया ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो इसलिए हम लोग ड्राई कंडीशंस इसको इंश्योर करते हैं इसमें। तो इसमें कपलिंग हो जाती है, जो 2 इथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं बच्चों, ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ से क्लोरो डिपार्ट हो गया, क्लोरो लीव हो गया। अब यहाँ से इसका सिमेट्रिकल एल्केन बनाना है ना, तो जब सिमेट्रिकल एल्केन बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज अ प्रोडक्ट इज नॉर्मल ब्यूटेन, एंड बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो 2 मोल्स ऑफ NaCl भी बन जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन। नाउ अनदर रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन वुड्स रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन वुड्स रिएक्शन हैलो एल्केन के लिए था, फिटिग रिएक्शन हैलो एरीन्स के लिए। ध्यान रखेंगे, वहाँ हैलो एल्केन में सोडियम मेटल ड्राई ईथर डाला था तो हायर एल्केन मिला था। फिटिग रिएक्शन में हैलो एरीन्स लेना है, सोडियम मेटल ड्राई ईथर डालना है, आपको बाइफिनाइल मिलेगा। लाइक आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, उसमें सोडियम मेटल ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दिया तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट एज अ प्रोडक्ट इज बाइफिनाइल। सो क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स बाइफिनाइल और इट्स डेरिवेटिव। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो अपने पास है क्लोरोबेंजीन, सो दिस इज क्लोरोबेंजीन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन ले लिया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल ले लिया, बैलेंस करने के लिए दिखा रहे हैं हम लोग, वरना मोल्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ड्राई ईथर मतलब कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैं ये कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कपलिंग कर देंगे आप लोग, कपलिंग करेंगे ना तो ये दोनों फिनाइल ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे। सो फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा जिसको आप क्या बोलते हो, बाइफिनाइल, है ना, बाइफिनाइल। अगर मान लीजिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होता तो यहाँ भी मिथाइल आता, यहाँ भी मिथाइल आता, मतलब सिमेट्रिकल ही बनना है, बाई प्रोडक्ट बनेगा 2NaCl। सो दिस इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हैलो एल्केन था, फिटिग रिएक्शन में हैलो एरीन्स है। तो वुड्स फिटिग में, जिसको मैंने अभी कहा था ना, इसको अभी छोड़ दो, आ जाओ यहाँ पर वुड्स फिटिग पे। तो वुड्स फिटिग के लिए क्या करना है, हैलो एल्केन भी लेना है, हैलो एरीन भी लेना है, सोडियम मेटल डालना है, ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करना है, तो अल्काइल वाला पार्ट और फिनाइल वाला पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, हमें अल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। पढ़ लो क्या लिखा है कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर वी गेट अल्काइल बेंजीन। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, मान लीजिए हमारे पास
क्लोरोबेंजीन भी है, वी हैव क्लोरोबेंजीन एज वेल, ठीक। और साथ में हमारे पास है सोडियम मेटल, कलर अलग ले लेते हैं, सपोज 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे हम लोग, जैसे अभी तक करा रहे थे। आई एम गोइंग टू ऐड सम ड्राई ईथर। अब होगा क्या कि यहाँ पर है क्लोरोमीथेन और एक क्लोरोबेंजीन, सोडियम मेटल। तो सोडियम तो Cl को हटा देगा, तो 2 मोल्स ऑफ NaCl बाहर हो गए, बचा ये फिनाइल रिंग और मिथाइल रिंग, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और हमें टोल्यूइन मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपको अल्काइल बेंजीन मिल गया है। तो एक छोटा मोटा कन्वर्जन आता है, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाओ, टोल्यूइन बनाओ, मिथाइल क्लोराइड डाल दो, सोडियम मेटल डाल दो, ड्राई ईथर के साथ हीट कर दो, आपको ये चीज़ मिल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। आपको 2 मोल्स ऑफ NaCl मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। फिटिंग तक कर लिया है। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये भी क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है। जब बेंजीन को या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव को आप मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड से ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, जैसे कि एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको अल्काइल बेंजीन मिलता है। लिखा होगा यहाँ पर कि बेंजीन इज रिएक्टेड विद एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव अल्काइल बेंजीन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, हालांकि बेंजीन की जगह बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है, पर जो ग्रुप पहले से जुड़ा होगा उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस आपको पता होना चाहिए कि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर भेजता है, पैरा पे भेजता है या मेटा पे भेजता है, ठीक है ना। सो एनीवेज अभी बेंजीन के टर्म में बता रहा हूँ। ये बेंजीन है मान लीजिए, और आपने इसके अंदर मिथाइल क्लोराइड डाल दिया है, और ल्यूइस एसिड के तौर पर हमने क्या ले लिया, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हो गया क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, और बेंजीन पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए जी नेक्स्ट फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए करना क्या है, ये भी क्लास 11 में पढ़ा हुआ है कि जब हम बेंजीन लेते हैं या बेंजीन का कोई डेरिवेटिव लेते हैं और एसिड हैलाइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, तो हमें असाइल बेंजीन मिल जाता है। बच्चों ध्यान से समझो, ये है मान लीजिए बेंजीन। अब इस बेंजीन में हैलो एल्केन नहीं डालना है, एसिड हैलाइड डालना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, ये एसिटाइल क्लोराइड की जगह पर एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते थे तुम, है ना। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है वो आके जुड़ जाएगा। इसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ये चीज़ है जिसको हम लोग असाइलियम पार्ट कहते हैं। तो असाइल वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, और फाइनली आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटोफिनोन। एक एरोमेटिक कीटोन है बेसिकली, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड वी गेट असाइल बेंजीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रिडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नंबर 11 राइमर टाइमन रिएक्शन। फिनॉल चैप्टर का रिएक्शन है ये, ठीक है ना। इसमें हम फिनॉल को पहले क्लोरोफॉर्म और NaOH के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो हमें एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट मिलता है। फिर उसको हम एक्वस NaOH से ट्रीट करते हैं, तो जो हमारा बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट था वो बेंजाल्डिहाइड लाइक एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से। बाद में उसको हाइड्रोलाइज करके हम लोग 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड बना लेते हैं। ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड को ही हम ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड कहते हैं, जो कि राइमर-टाइमन रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होता है। सो व्हेन द फिनॉल इज रिएक्टेड विद द क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH वी गेट ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट। बात को समझेंगे, क्या करना है इसमें। ये मान लीजिए आपके पास फिनॉल था, आपने फिनॉल में क्लोरोफॉर्म डाल दिया था, ठीक है, आपने एक्वस NaOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा दी थी। तो आपको पहले तो एक इंटरमीडिएट बना है, इस इंटरमीडिएट को इग्नोर मत करना, कंपटीशन वाले भी खूब पूछते हैं इसको। तो इंटरमीडिएट बेसिक मीडियम में OH जो है वो अपना H+ लूज कर देगा, ONA में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑर्थो पर एक इंटरमीडिएट CHCl2 आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट। सो दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन, राइट। सो ये एक इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, इसको ढंग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट बन जाता है। अब जब इसमें हम लोग वापस से क्या डालते हैं, एक्वस NaOH डालते हैं। तो एक्वस NaOH डालते ही, ठीक है ना, हमें ये जो हमारा बेंजल क्लोराइड इंटरमीडिएट वाला पार्ट है ये वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है CHO में। बेसिक मीडियम है तो ये अभी भी ऐसा ही रहेगा। अब मैं चाहता हूँ ये Na+ हट जाए और H+ आ जाए, तो हाइड्रोलिसिस कर दो एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में आपको क्या मिल जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड मिल जाएगा, बेंजीन पर OH और CHO आ जाएगा। ये है 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि राइमर-टाइमन रिएक्शन का
मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है, तो आपको टिक करके आना चाहिए था ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड। एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसके बारे में, अगर बाई चांस कॉम्पिटिशन वाले पूछते हैं कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो बच्चों इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2, है ना, डाइक्लोरोकार्बीन इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये एक इंटरमीडिएट है, ध्यान रखना, दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट है कोल्बेज रिएक्शन। ये भी फिनॉल चैप्टर का ही रिएक्शन है। जब आप फिनॉल में, है ना, पहले NaOH डालते हो ताकि रिंग थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाए। फिनॉल की एक्टिवेटिंग पावर से फिनॉक्साइड का एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा होता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके बाद ये जो रिंग है एक वीक इलेक्ट्रोफाइल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है, और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। आइए चलिए रिएक्शन का सीक्वेंस समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपके पास फिनॉल था, आपने क्या किया, फिनॉल में पहले तो NaOH डाल दिया ताकि हम इसको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर सकें और रिंग को थोड़ा एक्टिवेट कर लिया। सो हमें इसमें मिल जाएगा फिनॉक्साइड। ना द रिंग इज क्वाइट एक्टिवेटेड। अब इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन आपने रिंग को एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि अब एक्टिवेट कौन कर रहा है, O- की एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा होती है OH की एक्टिवेटिंग पावर से, ठीक है ना। ये GOC में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। खैर, तो CO2 जब डालेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, और फाइनली एसिडिक मीडियम में जब एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पर OH और यहाँ पर COH। कंपाउंड का नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी benzoic acid, also known as orthosalicylic acid. So orthosalicylic acid is the main product. So phenol reacts with sodium hydroxide to give sodium phenoxide, which then reacts with carbon dioxide in the acidic medium to give orthohydroxybenzoic acid as a major product. तो कभी पूछे एग्जाम में कि कोल्बेज रिएक्शन एक्सप्लेन करो और रिएक्शन लिख के दिखाओ, ये काम लिख करके आना भाई, नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं एसिड क्लोराइड से या किसी भी एसिड हैलाइड से बाय ट्रीटिंग इट विथ रोजनमंड कैटलिस्ट। ना व्हाट इज रोजनमंड कैटलिस्ट, पैलेडियम लेना है और पैलेडियम को थोड़ा सा पॉइजनड कर देना है, उस पर कुछ पाउडर लगा देना है ना, पॉइजन कैटलिस्ट। तो बेसिकली पैलेडियम पर बेरियम सल्फेट डाल सकते थे, कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते थे, उसके बाद आपका पार्शियल रिडक्शन हो जाता है एल्डिहाइड का, एसिड क्लोराइड का, और हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। रिएक्शन समझेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, वी हैव गॉट बेंजीन, बेंजीन पर क्या है C डबल बॉन्ड O एंड Cl, बेंजोइल क्लोराइड। तो हाइड्रोजन डालेंगे, और अगर तुम पैलेडियम से रिड्यूस करते हो ना, पैलेडियम से, हाइड्रोजन पैलेडियम से, तो ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन को ये अल्कोहल तक ले जाएगा, पर हम क्या चाहते थे, एल्डिहाइड तक रुक जाए। तो इस पैलेडियम की कैटालिटिक पावर को कम करना पड़ेगा। तो पैलेडियम पर हम लोग बेरियम सल्फेट डाल देते हैं थोड़ा सा, है ना। आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हो। इससे जो फाइनली प्रोडक्ट मिलता है बच्चों, वो मिलता है बेंजाल्डिहाइड। क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O and H, that is the final product. This is called Rosenmund reduction. So when the acid halide is treated with the Rosenmund catalyst S2PD-BSO4, we get corresponding aldehydes. Done है, आगे चलते हैं। स्टीफन रिएक्शन एक ऐसा मेथड जिसमें हम नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर होते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप कोई नाइट्राइल लीजिए, उसके अंदर SnCl2 HCl डाल दीजिए, स्टैनस क्लोराइड अलॉन्ग विथ HCl। तो ये पार्शियली रिड्यूस हो जाता है इमीन्स में, और जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे ना, इमीन्स को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड मिलेगा। हालांकि डिग्री देख लेनी चाहिए इमीन्स की क्या है, उस हिसाब से एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। आइए चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है, SnCl2 HCl। तो ये रिड्यूस हो गया, किस में रिड्यूस हो गया, RCH डबल बॉन्ड NH, दिस इज कॉल्ड इमीन्स। अब इस इमीन को हाइड्रोलाइज कर लो, बॉइलिंग वाटर डाल दो, H2O डाल दो, या एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस कर लो, आपकी मर्जी। तो इसमें हमें फाइनली एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, RCHO एल्डिहाइड। यही लिखा होगा कि when the nitriles are treated with the stannous chloride in the presence of the hydrochloric acid, it gets reduced to the corresponding imines, which on hydrolysis gives corresponding aldehyde। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। नंबर 15, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन एक ऐसा मेथड जिसमें हम टोल्यूइन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, किसमें, बेंजाल्डिहाइड में। सो यू कैन प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड फ्रॉम टोल्यूइन। हाउ, आप पहले ले लो टोल्यूइन, ठीक है। सो सपोज वी हैव टोल्यूइन। टोल्यूइन किसको कहते हैं, मिथाइल बेंजीन को। इसमें भैया डालना है क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है ना। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ हम लोग रिएक्ट करते हैं। इसमें एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, क्या मिलता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी कॉम्पिटिशन वाले खूब पूछते हैं, कई टेस्ट सीरीज में आया हुआ है, कई बार नीट में भी आया हुआ है। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना आना चाहिए था, CHOCrOH Cl2 का होल ट्वाइस। सो दिस इज द क्रोमियम complex that you have got. Now hydrolyze it.
So when you hydrolyze it in the acidic medium, this chromium complex gets converted into corresponding aldehyde, benzaldehyde, ठीक है ना. तो दिस इज योर क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बीच में बना था, ठीक है ना. So this reaction is called what? Itard reaction. So chromyl fluoride oxidizes the methyl group on the benzene to get chromium complex, which on hydrolysis gives benzaldehyde. You can write it down और फिर इस तरीके से पेपर में ज़रूर लिखना. ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ज़रूर बनाने की आदत डाल लो, है ना. कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी. गैटरमैन कोच, अभी आया था गैटरमैन पहले, अब आया गैटरमैन कोच. गैटरमैन कोच रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें डायरेक्टली बेंजीन को हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं बेंजाल्डिहाइड में. इसका भी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ESR है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप लोग बेंजीन ले लीजिए, ठीक है भैया. अब बेंजीन में आप कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दीजिए HCl के साथ, COHCl. कोच याद आ जाता है, कोच, COH कोच, इससे याद आ जाएगा ये रिएजेंट. कोच डाल दो. ल्यूइस एसिड होना चाहिए क्योंकि इसका भी मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सो एनहाइड्रस AlCl3 या फिर आप CuCl ले सकते थे, क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते थे. इसमें हमें मिल जाएगा बेंजाल्डिहाइड. सो द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी बेंजाल्डिहाइड. सो दैट्स गैटरमैन-कोच रिएक्शन. आगे आ जाते हैं भाई, Clemmensen's reduction. एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का ही चल रहा है ये सारा का सारा नेम रिएक्शन. Clemmensen's reduction is a reduction in which when you treat an aldehyde or the ketone with zinc amalgam along with concentrated HCl, then the carbonyl group C double bond O group of that aldehyde or ketone gets reduced to CH2 group. तो बेसिकली अगर एल्डिहाइड कीटोन है उसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सीधे एल्केन मिल जाता है. पढ़िए, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विद द जिंक अमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू द CH2 ग्रुप एंड गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि सपोज आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये एल्डिहाइड कीटोन किसी में भी हो सकता है. आपको इसको ट्रीट करना है जिंक अमालगम से along with concentrated HCl. So this C double bond O group gets reduced to what? CH2 ग्रुप. नहीं तो अगर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन होता तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन में एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CH2 में. ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है. क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद हम देखने जा रहे हैं वोल्फ-किर्चनर. ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन है जैसा अभी पढ़ा था. हालांकि इसका डिफरेंस है जो कि हम लोग क्लास में यूजुअली बताते भी हैं कि वो एसिडिक मीडियम रिडक्शन है और ये बेसिक मीडियम रिडक्शन है. तो उसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स पर भी रिएक्शन हो जाती है. इसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स प्रोटेक्टेड होते हैं. ये वाली बात क्लास में की जाती है. अभी तो आप नेम रिएक्शन का चार्ट पढ़ रहे हो तो नेम रिएक्शन को तैयार करो, है ना. वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन में भी क्या होता है कि हमारे पास होता है कार्बोनिल ग्रुप और उस एल्डिहाइड कीटोन के कार्बोनिल ग्रुप को CH2 में ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए आप हाइड्रोजीन से ट्रीट करते हो बेसिक मीडियम में. सो N2H4 लेते हो या NH2NH2 लेते हो हाइड्रोजीन अलॉन्ग विथ KOH या NOH और ग्लाइकॉल सॉल्वेंट के साथ इसको हीट करते हो. सो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद द हाइड्रोजन गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन व्हिच ऑन हीटिंग with sodium hydroxide in a high boiling solvent like ethylene glycol gets reduced to the corresponding CH2 group to give corresponding alkane. So basically वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास था C डबल बॉन्ड O, आपने इसको ट्रीट किया किसके साथ? NH2NH2 के साथ ना. NH2NH2 को हाइड्रोजीन कहते हैं बच्चों. तो तुम जानते हो एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजीन से रिएक्ट करके पहले हाइड्रोजोन बना लेते हैं, तो वो वाली बात लिखी है. लेकिन मैं हाइड्रोजोन बना करके नहीं समझा रहा हूँ. आप डायरेक्टली समझो कि N2H4 डाला हम लोगों ने KOH के साथ और फिर हम लोगों ने एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट मतलब ग्लाइकॉल लिया और ग्लाइकॉल में इसको हीट किया. तो फाइनली जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? CH2 ग्रुप में. इज दैट क्लियर? ठीक है ना, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आते हैं ज़रा. नेक्स्ट टॉलरेंस टेस्ट. नाउ व्हाट इज टॉलरेंस टेस्ट? टॉलरेंस टेस्ट क्या है? टॉलरेंस टेस्ट बेसिकली एक टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने का. सो all kinds of aldehydes, whether it is aliphatic or aromatic, when they are treated with the tolerance reagent. Now what was tolerance reagent? Ammoniacal silver nitrate solution. ठीक है ना, या डाइएमिन सिल्वर 1 कॉम्प्लेक्स. तो जब उससे ट्रीट करते हैं ना तो हमें जो एल्डिहाइडिक पार्ट है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट में और साथ में जो टॉलरेंस रिएजेंट लिया था वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन के दौरान जो टेस्ट ट्यूब होती है ना उस पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है और एक सिल्वर मिरर सा बन जाता है. एंड दैट इज़ हाउ यू कैन डिटेक्ट कि जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, वो कीटोन नहीं है. तो वही बात लिखी गई है कि हीटिंग एन एल्डिहाइड with the freshly prepared ammoniacal silver nitrate solution produces a bright silver mirror deposition due to the फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर मिरर. तो ये बात आप समझें इसमें कि आप लोगों ने अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया था, थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम होता है और फिर आप इसको हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है? इसके अंदर एक सिल्वर मिरर की डिपोजिशन आ जाती है. दिस रिएक्शन इज शोन बाय ऑल द एल्डिहाइड्स वेदर एलिफेटिक और अरोमेटिक एंड दे गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट. तो जनरली कीटोन नहीं देता है. वो अलग बात है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं. अब रिएक्शन लिखना होगा. एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन लिखी गई है कि मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड है,
आपने टॉलेंस रिएजेंट ले लिया, टॉलेंस रिएजेंट इज डाइमीन सिल्वर 1 कॉम्प्लेक्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 2 मोल्स, ऐसा लिख दिया मैंने इसके अंदर। और फिर आप लोगों ने इसमें बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया, OH माइनस रख दिया हम लोगों ने। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, ये जो एल्डिहाइड है इट गेट्स ऑक्सीडाइज टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट। साथ में अगर हम लोग देखें तो हमारे जो सिल्वर है 2 मोल सिल्वर है वो बाहर आ गया है, इसी की वजह से एक सिल्वर मिरर की पीपीटी बनती है बच्चों। और साथ में आपको 4 मोल अमोनिया गैस बाहर मिल जाएगा और फिर कुछ तो वाटर भी बन जाएगा। यहाँ पर आप रिएक्शन में देख लीजिए कितने वाटर बन जाएंगे हमारे पास, कि यहाँ पर आपके पास है 3 और वो तो 2 मोल्स ऑफ वाटर आप लोग लिख सकते हो, ये हो जाएगा। और इस तरीके से हमें सिल्वर मिरर की डिपोजिशन मिल जाती है। सो दैट इज़ हाउ यू गेट सिल्वर मिरर, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग तो कार्बोक्सिलेट बनाएंगे, एसिडिक मीडियम होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। और ये है आपका टॉलेंस रिएजेंट। सो दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट, अक्सर ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है आप लोग को, टॉलेंस रिएजेंट है। और ये कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक। नाउ कमिंग टू द अनदर रिएक्शन विच इज कॉल्ड फेलिंग टेस्ट। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट which can help you to identify your aldehyde if it was aliphatic. aromatic aldehydes को identify नहीं किया जा सकता फेलिंग से। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में क्या करते हैं, आप इक्विमोलर सोल्यूशन लेते हो, फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B का, फेलिंग A और फेलिंग B। नाउ व्हाट इज फेलिंग A? फेलिंग A है एक्वस कॉपर सल्फेट और फेलिंग B है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सोल्यूशन। सो टार्टरेट सॉल्ट का सोल्यूशन लेते हो जो आपका रॉशेल्ट सॉल्ट का भी सोल्यूशन कहलाता है, इनको मिक्स करते हैं तो इससे जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है वो होता है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। सो दैट इज द मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर 2+ आयन है ना। सो फेलिंग सोल्यूशन A which is aqueous copper sulfate and फेलिंग सोल्यूशन B that is alkaline sodium potassium tartrate are mixed in equal amounts before the test and a reddish brown PPT बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड बनने की वजह से, Cu2O बनने की वजह से। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी CBSE में भी पूछा गया, कॉम्पिटिशन में पूछ लेता है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन एल्डिहाइड इज हीटेड विद द फेलिंग रिएजेंट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड दैट इज Cu2। एल्डिहाइड कोई सा भी नहीं होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स विल गिव दिस टेस्ट, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट। सो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग बच्चों, रिएक्शन पर ध्यान देंगे। आपके पास है कोई ना कोई एल्डिहाइड RCHO और आपने क्यूप्रिक ऑक्साइड लेता है, इसका जो मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। तो CuO में कॉपर +2 पर होता है, सो यू हैव गॉट Cu2+, राइट। 2 मोल्स इसका ले लिया हम लोगों ने और अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, 5 मोल्स ऑफ OH माइनस ले लिया मैंने। अब इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो बेसिक मीडियम का रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, तो कार्बोक्सिलेट बनाऊंगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, ध्यान रखना, और टेस्ट भी हैं बेसिकली। तो इसमें फाइनली क्या बन जाएगा, Cu2O बन जाएगा। ये Cu2O जो सॉलिड है ना, इसी का कलर कैसा होता है, यहाँ पर लिखा होगा रेडिश ब्राउन कलर का। बोलो आ रही बात समझ, तो यहाँ पर आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल जाती है, ठीक है। साथ में इसमें वाटर बना लो, वाटर को आप बैलेंस कर सकते हो, 5 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो 3:2 बन जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसके अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो वो एल्डोल बनाता है। एल्डोल का मतलब होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। और इस एल्डोल को अगर हीट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी लिखा हुआ दे सकता है ना। गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कॉल्ड दी एल्डोल और कीटोल। कीटोन से बना तो कीटोल कहते हैं, पर उनको भी जनरली हम लोग एल्डोल रिएक्शन में ही गिन लेते हैं। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स लूजेस द वाटर molecule to provide alpha beta unsaturated carbonyl compounds which are called aldol condensation products। तो अब इसमें समझो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास CH3CHO है, सो इट इज़ एन एल्डिहाइड, 2 मोल ले लिया हम लोगों ने। अब इसके अंदर अगर हमने डाइल्यूट NaOH डाल दिया है, तो डाइल्यूट NaOH डालने पर होता क्या है, ये सेल्फ एल्डोल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एसिटाइल्डिहाइड लिया मैंने या इथेनॉल लिया है, तो इसमें क्या होगा, इसी के अल्फा कार्बन पर से H हटाना है, न्यूक्लियोफाइल बनाना है और इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देना है। जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वही लिख के मैं दे रहा हूँ अभी, CH3 CHOH और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को जोड़ रहा हूँ मैं, CH2CHO। सो दिस इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एज यू कैन सी एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है, बीटा। सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये पूछा भी जाता है कि एल्डोल प्रोडक्ट क्या है, तो एल्डोल प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी, मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। नाउ दैट इज कॉल्ड एल्डोल। बट व्हेन यू हीट इट अप, तो हीट करने पर क्या होता है बच्चों, हीट करने पर अल्फा और बीटा के बीच में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। बीटा पर से OH हटा दो, अल्फा पर से H हटा दो, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। तो डबल बॉन्ड लगाने पर ये दिखेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बन जाता है। ये वाला एग्जांपल तो बहुत ही पॉपुलर है, कई बार पेपरों में आया भी है। ये ब्यूट 2 in 1 अल बन जाता है। इसको कॉमनली हम लोग क्रोटोन एल्डिहाइड भी कहते हैं।
इट इज़ कॉल्ड क्रोटोनैल्डिहाइड। ये कन्वर्जन कई बार पूछा भी गया है कि इथेनॉल से या एसिटाल्डिहाइड से क्रोटोनैल्डिहाइड कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, डाइल्यूट NaOH डाल करके हीट कर देना। बोलो आगे बस। दैट्स एल्डोल, सेल्फ एल्डोल कहलाता है। एक होता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है? क्रॉस एल्डोल में सर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ले सकते हैं। दोनों कीटोन हो सकते हैं, दोनों एल्डिहाइड हो सकते हैं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। हो सकता है दोनों के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, हो सकता है किसी एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन किसी एक पे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होगा एल्डोल करने के लिए। तो एक मॉलिक्यूल का जिसके पास अल्फा H है, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, NaOH उसका H+ लेके जाएगा अल्फा कार्बन पर से, क्योंकि अल्फा कार्बन इसका एसिडिक होता है एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल बनाएगा और दूसरे एल्डिहाइड कीटोन पर अटैक कर देगा। इस तरीके से क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा ही पॉपुलर, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास बेंजाल्डिहाइड है, यू हैव बेंजाल्डिहाइड एंड यू हैव इथेनॉल मॉलिक्यूल, यू हैव इथेनॉल। सो इनमें से जो बच्चे 12th पढ़ ही चुके हैं, तभी तो आप ये नेम रिएक्शन देखने आए हो यहाँ पर, है कि नहीं। तो आप लोग ये पढ़ चुके हो नेम रिएक्शन की PDF। आप क्यों ये नेम रिएक्शन वाली सीरीज़ क्यों देखने आए हो? क्योंकि आपको रिवाइज करना है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके अल्फा कार्बन पर से H हटाएंगे, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे और इस पर अटैक करेंगे, है ना, क्योंकि उसके बेंजाल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सिमिलरली फॉर्माल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वो एल्डोल कभी दे ही नहीं सकते हैं। वो क्रॉस एल्डोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वो कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं, जिसकी बात होगी अभी। तो हम क्या करेंगे, इसके अल्फा कार्बन पर से न्यूक्लियोफाइल बनाकर उस पर अटैक करेंगे। तो देखेंगे हमें जो एल्डोल इस बार बनेगा, बन के मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। बेंजीन पर CHOH, है ना, एंड फाइनली न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को आपको जोड़ देना है। तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जोड़ेगा CH2 CHO, कुछ इस तरीके से। सो डाइल्यूट NaOH डालने पर ही होता है, या डाइल्यूट KOH डालने पर ही होता है ये, ठीक है ना। अब आपने क्या कर दिया, इसकी हीटिंग कर दी। हीटिंग करने पर मैंने क्या बोला था, अल्फा पर से H हटा दो और बीटा पर से OH हटा दो, है ना। इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। तो डबल बॉन्ड लगाते ही ये जो फाइनली एक प्रोडक्ट में नज़र आएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखेंगे बेंजीन के पास CH, डबल बॉन्ड CH, ठीक है ना। एक CH का कलर बदल लेते हैं हम लोग, ताकि आपको फंडा समझ आ जाए। CH एंड CHO ये बन जाएगा, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा 3-phenyl prop 2-in-1-अल। कॉमनली इसको हम लोग सिनामाल्डिहाइड कहते हैं, सिनामाल्डिहाइड। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सिनामाल्डिहाइड, ये बन जाएगा। बोलो ठीक है। अब आगे चलते हैं। कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डोल का एक तरह से ठीक ऑपोजिट समझिए। वहाँ पर एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए था, कैनिज़ारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए था। सो ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, कीटोन नहीं सॉरी, ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अगर उसको कॉन्सेंट्रेटेड बेस से ट्रीट किया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन सोल्यूशन से ट्रीट किया जाए, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं और रिड्यूस भी होते हैं। तो उनका एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस होकर के अल्कोहल में, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। एग्जांपल से समझेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है, सो दिस इज योर बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में आपने देखा है कि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन सोल्यूशन डाल देना है ना, कॉन्सेंट्रेटेड बेस डाल देना है। सपोज मैंने इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH डाल दिया है, ठीक है ना, और हीट कर दिया। यहाँ पर लिखा भी होगा एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन टू गिव अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन सोल्यूशन। तो इसमें बनेगा क्या, ये मान लीजिए 2 मोल लिया हम लोगों ने, तो इसका एक मॉलिक्यूल जो है या 1 मोल मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे अल्कोहल में, मतलब वो जो एल्डिहाइडिक पार्ट है वो रिड्यूस हो गया किस में, अल्कोहल में, CH2OH में, और एक जो मॉलिक्यूल है ना वो ऑक्सीडाइज हो गया सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। लाइक बेंजीन पर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, COONA। बोलो ठीक है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये उन्हीं के साथ हो सकता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि बेंजाल्डिहाइड। यस, बेंजाल्डिहाइड के पास कोई अल्फा H नहीं होता है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, कैनिज़ारो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है ना। दूसरा अगर एक एग्जाम्पल देना चाह रहे हो, फॉर्माल्डिहाइड का भी दे सकते हो, मैं वो भी लिख देता हूँ। फॉर्माल्डिहाइड क्या होता है, HCHO होता है। सो दिस इज H, C डबल बॉन्ड O एंड H। तो हमने क्या किया, 2 मोल फॉर्माल्डिहाइड ले लिया। अब इस 2 मोल फॉर्माल्डिहाइड में बच्चों हमने कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन सोल्यूशन डाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड KOH या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। एक बार KOH डाल देता हूँ ताकि आपको अंदर समझ आ जाए कि बनेगा क्या। तो जैसा कि मैंने बोला है कि जितने कार्बन रहेंगे उतने ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है और उतने ही कार्बन का एसिड बनाना है। तो यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन का इसका पहले अल्कोहल बनाते हैं। भैया 1 कार्बन का अल्कोहल बनता है मेथनॉल CH3OH,
और एक कार्बन के एसिड का सॉल्ट। एक कार्बन का एसिड कैसा होता है, HCOOH होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में एसिड नहीं बनाना है, एसिड का सॉल्ट बनाना है, तो H+ को गैप करके K+ लगा लो, उसके बाद पोटेशियम फॉर्मेट बना लो और साथ में मेथनॉल बन जाएगा। ये है आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नंबर 24, कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी क्लास 11th में आया था कि जब आप किसी भी सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को के एक्वस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो एनोड पर एक हाइयर एल्केन मिलता है जो कि सिमेट्रिकल होता है और इवन नंबर ऑफ कार्बन रखता है। बोलो है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। अगर आपने कोई एसिड ले लिया और इस एसिड का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, पानी के साथ इसको आपने घोल करके एक्वस सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है ना, तो इसमें होगा क्या सर, इसमें होगा ये कि जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर ये कार्बोक्सिलेट पार्ट जो है उसको हटा लेना, कार्बोक्सिलेट पार्ट जो है इसको हटा लेना, इसको हटा लेना, जो रह गया उसको डबल कर देना, जो रह गया उसको डबल कर देना, तो मिथाइल रह गया ना, मिथाइल का दुगना कर दो भैया, CH3 एंड CH3 बना लो, साथ में CO2 गैस बना लेना, जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है वो CO2। ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं एनोड पर। इथेन भी गैस है, CO2 भी गैस ही है, ये दोनों बने होंगे एनोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो कुछ एनोड पर भी बनेगा और कुछ कैथोड पर। कैथोड पर वाटर का रिडक्शन होता है और वाटर के रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस मिलती है कैथोड पर, साथ में सोल्यूशन अल्कलाइन होता जाता है तो NaOH भी बनेगा। बोलो आ रही बात समझ। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। याद रखना अभी थोड़ी देर पहले कोल्बीज रिएक्शन आया था जो कि फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी एसिड बना के दे रहा था, जबकि ये है एल्कीन बनाने का मेथड। ये क्लास 11th हाइड्रोकार्बन में भी लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना कैसे कर रहे हैं वो सभी लोग देखेंगे, वरना ये NCERT में तो है ही, NCERT से भी आप लोग खुद ब खुद एक बार रिकॉल कर सकते हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। आते हैं भाई आगे, ये था कोल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट है आपका हेलोलार्ज रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। तो होता यह है कि ऐसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो जब उसमें आप लोग ना रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्ट कर दोगे और उसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इस रिएक्शन को HVZ रिएक्शन कहते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन आर हैलोजेनेटेड एट द अल्फा पोजीशन to give alpha halo carboxylic acid on treatment with chlorine या bromine in the presence of small amount of red phosphorus। तो होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, so I am going to write some carboxylic acid R CH2COH है, मान लीजिए RCH2 एंड COH का कलर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से। सो वी हैव अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अल्फा कार्बन को देख लो, इसके अल्फा कार्बन पे मैंने दो हाइड्रोजन दिखा दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब इसमें करना क्या, आपको रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन डाल देना है, ठीक है ना। सो यू हैव रेड फॉस्फोरस, कलर थोड़ा सा अलग, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है ना। सो आपको क्या करना है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन लेना है। दिस हैलोजन कैन बी इधर क्लोरो या ब्रोमो, और फिर इसमें वाटर डाल करके हाइड्रोलाइज कर देना है, तो अल्फ़ा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और अल्फ़ा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होने के बाद आपको जो मिलेगा अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो यू विल गेट R के बराबर में आपके पास है CH, ठीक है, यू हैव गॉट CH एंड यू हैव गॉट कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सो यू हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसका जो एक H है उसकी जगह पर आपको हैलोजन लगाना है, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूटेड बाय अ हैलोजन एटम ओवर हियर, तो यहाँ हैलोजन आ जाएगा। बोलो आगे बात समझ है ना। आओ हैलोजन का भी कलर थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ आए। लेट दिस बी ब्लू, तो इस वाले पोर्शन को भी यहाँ पर हम लोग कर लेंगे ब्लू, ऐसा हो जाएगा। सो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है ना। अगर दोबारा कर लोगे तो 2 बार इसमें हैलोजन आकर के सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये इसको HVZ रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी एसिडामाइड में ब्रोमीन डालते हो और KOH के साथ इसको हीट करते हो तो आपको एक कार्बन कम का प्राइमरी एमीन मिलता है। आइए चलिए इसको देखेंगे हम लोग। मान लीजिए आपके पास कोई अमाइड है, यू हैव गॉट सम अमाइड, सो हमारे पास है R and C double bond ONS2, C double bond ONS2, this is R C double bond O and NS2, ठीक है, ये लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं आपके पास एसिडामाइड है, ठीक है ना। तो इस एसिडामाइड में क्या करना है, ब्रोमीन की OH डाल देना है और इसको हीट कर देना है। तो आप लोग को ब्रोमीन डालना है, कलर कोई सा भी रख सकते हैं वैसे तो हम लोग, ठीक है। आ जाओ, इसमें आप लोगों ने Br2 डाल दिया है, साथ में क्या डाल दिया, KOH डाल दिया और इसकी हीटिंग कर दी है,
ठीक है। अच्छा, Br2 KOH को कई बार वो KOBr NaOBr लाइक Br2 NaOH होगा, NaOBr लिख देता है, ये ध्यान रख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ वरना गलत हो जाएगा पेपर में, ठीक है ना। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आप लोग को, C डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट जो है ये हटा देना है आपको और एक 1 डिग्री अमीन बना देना है। सो इट विल बी RNS2, सो 1 डिग्री अमीन मिलेगा RNS2, ठीक है ना। आइसोसायनाइड मैकेनिज्म होता है इसका, वो सब अभी जानने की जरूरत नहीं है। बाई प्रोडक्ट के तौर पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं आप लोग तो KBr तो बनेगा ही, जैसा कि नज़र आ रहा है। यू विल गेट KBr, अलॉन्ग विथ इट यू विल गेट K2CO3, ये बन जाएगा, है ना। इसको आप बैलेंस करना चाहोगे तो बैलेंस कर सकते हो। लेट मी बैलेंस इट आउट, यहाँ 4 लिख लो। तो 4 लिखने के बाद अपने पास 2 पोटेशियम है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2 ब्रोमीन आ जाएंगे और 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, अगर आप ध्यान से देख लीजिए तो, ठीक है। बैलेंस हो गया क्या? वाटर भी बन जाएगा इसमें, वाटर भी बन जाएगा। अब बैलेंस करो, 4 हाइड्रोजन आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिख लो, तो 3 2 5, ठीक है ना, 4 1 5, ठीक है, बैलेंस हो गया। आप ध्यान रखेंगे, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें हमेशा 1 कार्बन कम का एमीन बनता है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। सो व्हेन द एसिड अमाइड इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कोई सा भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, अ प्राइमरी अमीन हैविंग 1 कार्बन एटम लेसर देन द पेरेंट एसिड अमाइड इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस भी है, 1 डिग्री अमीन बनाने का एक मेथड है। इसमें करते क्या है, आप पहले थैलेमाइड लेते हो। अब थैलेमाइड कई बच्चों को नहीं पता है, देखिए ज़रा बोर्ड पर ध्यान से, इस वाले को हम लोग थैलेमाइड कहते हैं। सो दिस इज योर थैलेमाइड। थैलेमाइड पे जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो एसिडिक होते हैं, तो आप इसको पहले अल्कली से ट्रीट करते हो, लाइक KOH NOH कोई सा भी डाल सकते हो। सपोज मैंने इसमें KOH डाल दिया तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसको ये स्नैच कर लेगा, तो OH माइनस जो है ना एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा और N पर माइनस चार्ज बनाएगा। अब ये माइनस चार्ज आ भी गया ना तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इधर से भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, इधर से भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, बेसिकली -m लग रहा है, तो ये अनायन काफ़ी स्टेबल है, इसलिए वो हाइड्रोजन जो इस नाइट्रोजन से जुड़ा है वो एसिडिक है। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, मिलेगा N पोटेशियम थैलेमाइड, यू विल गेट N पोटेशियम थैलेमाइड। बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O और N पर आ गया था सर माइनस का चार्ज और यहाँ पर K प्लस जो है इसको चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, N पोटेशियम थैलेमाइड बन गया। अब ये N पोटेशियम थैलेमाइड का ये जो थैलेमाइड वाला पार्ट है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन दे सकता है। सो यू हैव टू हैव अ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सपोज मेरे पास ये RX है ना। RX में ऑब्वियसली जो X है अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, डेल पॉजिटिव है डेल नेगेटिव है, तो इस पर SN2 अटैक हो जाता है। और इस SN2 अटैक में होगा क्या कि ये जो अपना न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, दिस होल थिंग विल अटैक ओवर दिस R ग्रुप और इसको बाहर निकालेगा और इस तरीके से आपको N अल्काइल थैलेमाइड मिल जाएगा, N अल्काइल थैलेमाइड मिल जाएगा। ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये हो गया बेंजीन वाला पार्ट, C डबल बॉन्ड O N और अल्काइल वाले पार्ट को ला करके बच्चों यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये बन गया N अल्काइल थैलेमाइड। अब इस N अल्काइल थैलेमाइड की हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, न्यूट्रल मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, जिस भी मीडियम में चाहो। तो सपोज मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ यहाँ पर, है ना, H2O डाल रहा हूँ इसके पास, एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस में आपको करना क्या है, इस वाले बॉन्ड को अलग तोड़ देना है, इस वाले बॉन्ड को अलग तोड़ देना है, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर H, तो इस तरीके से प्राइमरी अमीन मिल गया RNS2। सो RNS2 बन गया यहाँ पर और एज अ बाई प्रोडक्ट आपको थैलिक एसिड मिल जाएगा। थैलिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट की तरह मिल जाएगा। बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O एंड OH और यहाँ पर भी बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O एंड OH। माइंड यू अगर ये बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर रहे हो ना तो थैलिक एसिड ना मिल के थैलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा, अनायन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर केवल H2O OH माइनस लिखा होता तो ये अनायनिक फॉर्म में बनाना था प्राइमरी अमीन। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि SN2 अटैक हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये प्राइमरी लेना चाहिए था। दूसरी बात, अराइल हैलाइड्स नहीं लेना, अराइल हैलाइड पे कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। लाइक दिस थिंग कैन नॉट बी क्लोरोबेंजीन। अगर ये चीज़ क्लोरोबेंजीन नहीं है ना, ये बेंजीन नहीं है, ये क्लोरो नहीं है ना, तो बेंजीन पर NH2 मतलब एनिलीन नहीं हो सकता, मतलब इस मेथड में एनिलीन नहीं बनाया जा सकता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है सर कि एनिलीन बनाने के लिए आपको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, और हम जानते हैं कि क्लोरोबेंजीन पर ऑर्डिनरी कंडीशंस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती नहीं है।
ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जाता है। आगे गैब्रियल थैलेमाइड के बाद क्या आ गया, कार्बाइलअमीन रिएक्शन। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये एक टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन है। कोई भी अमीन प्राइमरी अगर है, कोई भी प्राइमरी अमीन चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक, जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करते हैं KOH के साथ या NOH के साथ, बेस के साथ, ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH ले सकते हो यहाँ पर, तो जब हीट करते हो ना तो एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनता है। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज एज अ टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। बोलो आ रही बात समझ। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स व्हेन हीटेड विद द क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस आइसोसाइनाइड, जिसको हम लोग कार्बाइलअमीन भी कहते हैं, और कार्बाइलअमीन व्हिच आर फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश अ प्राइमरी अमीन फ्रॉम द सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। तो अब इसमें रिएक्शन अगर जनरल लिखेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे कि सपोज आपके पास है RNH2 प्राइमरी अमीन और इसमें आपने क्लोरोफॉर्म डालना है। क्या डालना है? क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3 डालना है और आपने बेस लेना है। बेस के तौर पर आप KOH या NOH जो समझ आए वो ले सकते हो। स्कूल वाले कुछ भी दे सकते हैं, KOH NOH कुछ भी लिख करके। तो सपोज़ यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, KOH ले लिया, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है सर? इसमें प्रोडक्ट बनता है अल्काइल आइसोसाइनाइड, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड RNC। ये सी यहाँ से आगे पिंक वाला, ठीक है ना, कलर भी बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। RNC बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट अगर सोचेंगे तो Cl है और K है, KCl बाहर आना ही चाहिए था। सो यू विल गेट एज अ बाई प्रोडक्ट KCl। 3 KCl बना रहा हूँ बच्चों, देखेंगे ध्यान से। 3 KCl के लिए यहाँ पर भी 3 लिख लीजिए सर, ठीक है ना। RNC बन गया और हाइड्रोजन रह गया आपके पास 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 3 3 6। तो 3 मोल ऑफ पानी बना लो यहाँ पर, 3 मोल ऑफ पानी बना लो। बोलो आ रही बस में। तो दिस इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। हीट करने पर बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से प्राइमरी अमीन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच में। कपलिंग रिएक्शन बेसिकली एजोडाइड टेस्ट भी कहलाता है। ये कपलिंग रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का टेस्ट है। तो जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में आप कोई एक्टिवेटेड रिंग वाले कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हो, लाइक बेंजीन या फिनॉल या फिर आप एनिलीन, इनका रिएक्शन करते हो, तो इनके पैरा पोजीशन पर से एजो ग्रुप के साथ ये कपल अप हो जाते हैं और हमें मिल जाता है, अगर फिनॉल है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो कि एक ऑरेंज कलर का डाई है, और अगर एनिलीन है तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन जो कि येलो कलर का डाई है। एक्चुअली ये रिएक्शन टेस्ट भी हो सकते हैं एनिलीन का या फिर फिनॉल का। सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गेट्स रिएक्टेड विद द फिनॉल इन विच द फिनॉल मॉलिक्यूल एट इट्स पैरा पोजिशन। ये चीज़ नीचे आ गई, इसको ऊपर आप लोग कर सकते हो अगर चाहो तो। एट इट्स पैरा पोजिशन इज कपल्ड विद द डाइजोनियम सॉल्ट टू गिव ऑरेंज डाई of para hydroxy azobenzene. This reaction is a distinction test for phenol. बात को समझेंगे। रिएक्शन में लिख रहा हूँ, आपके पास फिनॉल है, तो ये रहा हमारा फिनॉल। यहाँ पर एक H है, वो H आपको दिख भी रहा होगा, मन ही मन, मतलब ऐसे नहीं दिख रहा है। और आपके पास डाइजोनियम है N2+ एंड Cl-। तो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। जब इन दोनों को हम लोग रिएक्ट कराते हैं साथ में अल्कलाइन मीडियम में थोड़ा सा, इसके अंदर जब OH- की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं ना, तो यहाँ से सपोज Cl- चला गया और यहाँ से H चला गया, इसके पैरा पोजीशन पर से एक H चला गया। वो लिख नहीं रहा हूँ, आप समझने की बस कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ से H गया और Cl और ये आपस में जुड़ गए, कपल अप हो गए। OH, ये रहा बेंजीन, यहाँ से ये जुड़ गया N2+ के साथ। तो बेसिकली N2+ का स्ट्रक्चर है, N डबल बॉन्ड N आ जाएगा और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग भी है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये कौन से कलर का डाई है? ये सर ऑरेंज डाई है। अब यही अगर फिनॉल की जगह पर एनिलीन ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं? एनिलीन। तो एनिलीन जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट BDC अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर Cl- N2+ और ये पूरा बेंजीन वाला पार्ट, तो जब इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं, सो यू हैव टू हैव एन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये कपल अप हो जाएंगे और कपल होकर के हमें क्या मिलेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें ये जो एनिलीन है अपने पैरा पोजीशन पर से डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कपल हो जाता है और ये भी एक डाई मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा अमीनो। ये अमीनो ग्रुप है, वो हाइड्रोक्सी था, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। और बच्चों ये येलो कलर का डाई है। तो क्या हम
एनिलीन को पहचान सकते हैं? हाँ सर। एनिलीन का टेस्ट बताइए। सर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट डाल दीजिए और उसमें थोड़ा बहुत एसिड डाल दीजिए, तो अगर येलो कलर का डाई बन गया तो हाँ वो एनिलीन था। और फिनॉल को पहचान सकते हैं? हाँ सर। उसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डाल दीजिए और थोड़ा सा उसमें अल्कलाइन मीडियम रख लीजिए। अगर थोड़ी देर के बाद ऑरेंज कलर का डाई बन गया तो इसका मतलब वो फिनॉल था। ठीक है, ये था लास्ट। अब आते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस एक रिएक्शन है जिसमें प्राइमरी हैलाइड्स को हम किसी भी एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि हमें ईथर मिल जाए। सो एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड। ईथर्स कंटेनिंग द सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप सेकेंडरी या टर्शियरी में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। तो बेसिकली इसमें किसी भी तरह का हम लोग ईथर बना सकते हैं, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड। अब इसका जनरल बात, इसकी जनरल रिएक्शन को समझिए। जनरल क्या, एग्जाम्पल ही दे देता हूँ कि मान लो यहाँ पर हमारे पास एक एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड किसी भी डिग्री का आप लोग ले सकते हो, लेकिन जिस पर अटैक हो रहा ना, जिस पर अटैक हो रहा मतलब अल्काइल हैलाइड, वो प्राइमरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये मिथाइल क्लोराइड ले लिया है। अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें क्या बनेगा, तो देखो भैया इसमें SN2 अटैक हो जाएगा। इस वाले पर है डेल्टा पॉजिटिव, इस वाले पर है डेल्टा नेगेटिव, और आपने एल्कोक्साइड लेना है। तो पहले एल्कोक्साइड लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट में, कुछ गलत हो गया है तो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एल्कोक्साइड बना रहे हैं, O- Na+। सो दिस इज़ योर सोडियम टर्शियम ऑक्साइड। ये इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा, ये इस पर अटैक कर देगा बच्चों, इसको बाहर निकाल लेगा, एक अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। कैसा? वो ईथर कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 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 एंड OCH3। NaCl इसका बाई प्रोडक्ट है। खैर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दूँ, अगर आपका अल्काइल टर्शियरी होता है ना 3 डिग्री और ये प्राइमरी, तो 3 डिग्री के साथ एलिमिनेशन होने लगता है, एल्कीन बन जाता है, ईथर नहीं बनेगा। ये चीज़ NCERT का बड़ा ही फेमस पार्ट है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। मतलब इस साइड जो एल्कोक्साइड है वो किसी भी डिग्री का चलेगा, लेकिन जो अल्काइल हाइड है वो प्राइमरी रखोगे तभी जाकर के ईथर मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। अब आता है नेक्स्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? सर हिंसबर्ग टेस्ट एक टेस्ट है जिससे हम एमीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। बिल्कुल देख लो भाई, इस पूरे वीडियो को जिसने एंड तक देखा है, यहाँ तक देखा है भाई, इनमें से ही नेम रिएक्शन आएंगे, गारंटीड बात बोल रहा हूँ। पेपर में नेम रिएक्शन यहाँ से अगर आएगा तो इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। तो सब देख लो, जितना भी टाइम लग गया, 40 मिनट 45 मिनट जो भी टाइम लग गया इसको शूट करने में, पर इसको भगा करके 2x स्पीड में ज़रूर देखो। और कम से कम ये PDF आपको अवेलेबल कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। हमारे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, PDF मैं इसका वहीं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना? सो हिंसबर्ग टेस्ट क्या है? हिंसबर्ग टेस्ट में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? ये 1 मार्क में कई बार आया हुआ है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो यू हैव टू टेक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो चलो आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेते हैं। सो दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिल SO2 एंड Cl। ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हम प्राइमरी एमीन्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। सो वी हैव RnS2। बच्चों ये रहा प्राइमरी एमीन। ठीक है ना? अब होगा क्या? असाइलेशन सुना था ना, एमीन्स में एसिटाइलेशन या असाइलेशन रिएक्शन सुना होगा। तो बेसिकली ये और ये रिएक्ट करेंगे। मन ही मन सोचो, इसका H हटाना है, इसका Cl हटाना है, बाकी चीज़ों को जोड़ना है। H और Cl को हटा करके जोड़ेंगे, कैसा दिखेगा? बेंजीन SO2 है ना, SO2 बेंजीन पर SO2 और जो पार्ट आकर के जुड़ गया वो है NH। H को अलग दिखा दूं, चलो वैसे ही लिख देते हैं, NH एक साथ लिख देते हैं, NH एंड R। ये बन जाएगा NH एंड R। बोलो ठीक है ना? इसको हम लोग बोलेंगे N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसको बोलेंगे हम लोग N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। बेंजीन सल्फोनामाइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। आप देख सकते हो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड में अभी भी नाइट्रोजन जो है ना उस पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है। लुक एट दिस नाइट्रोजन, क्या नज़र आ रहा है? इस नाइट्रोजन पर अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर इसको अल्कली से रिएक्ट करें इसके अंदर कोई भी अल्कली डाल दें, NaOH KOH कुछ भी डाल दें, तो अल्कली के साथ इसका रिएक्शन होगा। मतलब ये एक ऐसा सल्फोनामाइड है जो कि अल्कली में डिसॉल्व कर जाता है, अल्कली सॉल्युबल है, तो OH माइनस इसका H+ गायब कर देगा और बाकी एक सॉल्ट बन जाएगा। बेसिकली ये अल्कली सॉल्युबल है कंपाउंड, ये वाला सल्फोनामाइड। ये कैसा मिलेगा? SO2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर N पर H+ गायब, माइनस का चार्ज आएगा, N पर H+ को गायब, माइनस का चार्ज आएगा। तो यहाँ पर है N, ठीक है ना, माइनस का चार्ज आ गया H+ गायब होने से, और एक R ग्रुप है सर, और आप KOH डाल रहे हो तो K+ आ जाएगा इसमें, वाटर बाहर आ गया।
-H2। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये एक ऐसा सल्फोनामाइड बना है सर जो कि एल्कली सॉल्युबल है। वाई इज इट एल्कली सॉल्युबल? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ओवर द सल्फोनामाइड। सो वही अब एक्सप्लेन जो किया है वो पढ़ो। द रिएक्शन ऑफ द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट विथ प्राइमरी अमीन यील्ड्स एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये सल्फोनामाइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। The hydrogen attached to the nitrogen in the sulfonamide is strongly acidic due to the presence of a strong electron withdrawing group। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अगर H+ गायब भी हो गया तो अनायन काफ़ी स्टेबलाइज होगा, विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, हेंस इट इज सॉल्युबल इन एल्कली, राइट। तो बेसिकली क्या याद रखना है, प्राइमरी एमीन्स को जब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो एल्कली सॉल्युबल सल्फोनामाइड बनता है। अब दूसरा देखो, अगर यही आप 2 डिग्री के साथ करोगे रिएक्शन तो हो जाएगी, 2 डिग्री में रिएक्शन तो हो जाएगी। आपने क्या लेना है सर, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है भाई, हिंसबर्ग रिएजेंट लो। हिंसबर्ग रिएजेंट का फॉर्मूला और स्ट्रक्चर पेपर में आ गया तो बना के आना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब इसको किससे रिएक्ट करना है सर, इसको रिएक्ट करना है 2 डिग्री अमीन के साथ, तो NH R एंड R, ये हो गया 2 डिग्री अमीन हो गया। देखो भाई इसका H और Cl फिर से चला जाएगा, सल्फोनामाइड तो बन जाएगा यहाँ पर, हाँ सर सल्फोनामाइड तो बन जाएगा। कैसा दिखेगा वो, बेंजीन S डबल बॉन्ड O और क्या आएगा, और आएगा सर N और N पर आएगा R। एज यू कैन सी देर इज़ नो एसिडिक हाइड्रोजन ओवर द सल्फोनामाइड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट विद सेकेंडरी अमीन। 2 डिग्री अमीन्स के साथ जब रिएक्शन हुई तो एक ऐसा सल्फोनामाइड बना जिसके नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बोलो है या नहीं। तो इसके नाइट्रोजन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। लेट मी हाईलाइट इट आउट यहाँ पर, ज़रा ध्यान से देखो, तो ये नाइट्रोजन बिना हाइड्रोजन के है। तो क्या ये एल्कली पर सॉल्युबल होगा? नो सर। आप इसके अंदर एल्कली डालिए, क्या रिएक्शन हो जाएगी क्या? सो नहीं, KOH के साथ नो रिएक्शन। इसका मतलब है कि दिस सल्फोनामाइड जिसका नाम क्या आएगा, NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो दिस इज व्हाट, एल्कली इनसॉल्युबल। बेसिकली रिएक्शन तो हुई थी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ 2 डिग्री अमीन का, लेकिन इसके अंदर कोई भी एल्कली सॉल्युबल सल्फोनामाइड नहीं बना। इन द रिएक्शन विद द सेकेंडरी अमीन NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म्ड। सिंस NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम, इट इज नॉट एसिडिक एंड हेंस इनसॉल्युबल इन एल्कली। अब टर्शियरी अमीन्स, सर टर्शियरी अमीन्स के साथ क्या होता है? टर्शियरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद द बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एज इट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द रिएक्शन। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा कोशिश करता है कि सर आप हिंसबर्ग रिएजेंट ले लीजिए, चलो भैया ले लिया, अब क्या करें, अब इसको सर रिएक्ट करा दीजिए, किसके साथ रिएक्ट करा दीजिए, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का किससे रिएक्शन करा दीजिए, टर्शियरी अमीन्स के साथ, ठीक है, कर लिया। क्या ये रिएक्शन हो जाएगी बताओ? नहीं होगी। क्यों नहीं हो पा रही ये रिएक्शन? सर ये रिएक्शन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन से H जुड़ा ही नहीं था। कम से कम एक H तो चाहिए ताकि HCl को हटा करके हम लोग सल्फोनामाइड बनाए। तो पता चला इसमें रिएक्शन ही नहीं हुई है। तो क्या आपने ये देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है। हाँ मैं जान रहा हूँ तुम लोग क्या बात कर रहे हो कि 20 मिनट में ये वीडियो खत्म हो रही थी। भाई देख लो, जो भी व्यूवर देख रहे हैं हमारे साथ, जो बैठे हुए हमारे जो दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, वो यही सोच रहे हैं कि मैंने इनको रोका था कि 20 मिनट रुकना, वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। 10 बजे के आसपास रिकॉर्ड करने वाले थे हम लोग, पर थोड़ा लेट रिकॉर्ड करें। अब ये 11:30 से ज़्यादा हो गया, बच्चे भी परेशान हैं, मुझे भी खत्म करके चलना है। एनीवेज आप ये देखिए, बस खत्म ही हो गया, ठीक है ना। तो टर्शियरी मीन्स डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। रात के 11:30, दिन के नहीं है ये, तो इंस्टीट्यूट में ऐसे ही रुक करके ये शूट कर रहे हैं तुम लोग के लिए। सो टर्शियरी मीन्स डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एज इट डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द रिएक्शन। तो आपने देखा कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी मीन्स विल रिएक्ट डिफरेंटली, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द मीन्स ऑन रिएक्शन विद द हिंसबर्ग रिएजेंट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप अब कुछ नहीं है, नहीं। सो थैंक यू वेरी मच, डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट अस, ठीक है ना। और धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे टाइम मिल रहा मैं आ रहा हूँ यूट्यूब पर काम करूँगा। बाद में सेशन खत्म होने के बाद यूट्यूब पे भी पंक्चुअली काम करेंगे। सो आप इसको शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर मेरे इस वाले इंस्टा ID पर आकर के आप लोग फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।